जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसी को आगे ले चलेंगे। ठीक है, यानी आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर 2 होगा। ठीक है, यानी कि लेक्चर 1 को हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे, यानी लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लेक्चर 1 को देख लीजिए, उसको लेक्चर 2 को देखिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, तो जो लेक्चर 2 आज होगा, इसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब दर्पण के सामने यानी आईना के सामने हम किसी भी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका क्या दिखता है, उस दर्पण में क्या दिखता है, उसका प्रतिबिंब दिखता है। जैसे हम ही चल जाएंगे आईना के पास यानी दर्पण के पास, तो मेरा चेहरा उस आईना में, उस दर्पण में क्या होता है, दिखाई देता है। तो जो हमारा चेहरा उसमें दिखाई देता है ना, वह क्या है, मेरा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो एक बात और देखिए, बहुत आदमी समझते हैं कि छाया जो है ना, छाया को ही प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, छाया को इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैडो। तो बहुत आदमी इसमें सब्स्टिट्यूशन पड़ जाता है कि छाया और प्रतिबिंब में क्या कोई अंतर है? नहीं। अब बहुत आदमी तो ये भी सोचते हैं कि छाया और प्रतिबिंब दोनों सेम चीज है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो ये बात सोचते हैं कि छाया और प्रतिबिंब सेम चीज है, तो वह बिल्कुल गलत समझते हैं। देखिए, छाया और प्रतिबिंब में बहुत अंतर है। आइए हम पहले उसी बात को समझा देते हैं कि छाया में क्या अंतर है और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए पहले छाया क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैप्टर का किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और जो परेशानी है उसको कमेंट करके आप हमको बतलाइए, मैं उस परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अब देखिए, जब ये बल्ब चलेगा ना, तो क्या होगा, यह प्रकाश देगा। ठीक है, अब यह प्रकाश आ रहा है, हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए सीधे जा रही है। ठीक है, और जब इसके गमन पथ पर, जब इसके रास्ते पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख देंगे, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु रख देंगे, तो क्या होगा, प्रकाश और यहाँ से जाएगा तो इसे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, पार नहीं कर पाता है। अब ये सब क्यों नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा है लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 1 देखिए तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको प्रकाश क्या करेगा, पार नहीं कर पाएगा, नहीं इस तरफ जाएगा तो प्रकाश इसे क्या करेगा, पार नहीं कर पाएगा, और फिर यहाँ पे इस तरफ सीधे निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर यानी प्रकाश के पथ पर यानी प्रकाश के रास्ता पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दीजिएगा ना, तो प्रकाश क्या करता है, उस अपारदर्शी वस्तु से पार नहीं कर पाता है। प्रकाश क्या करता है, उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, उस अपारदर्शी वस्तु जो यहाँ पर रखे ना, इसका यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा बन जाएगा इस तरह के। नहीं, इस तरह क्या होगा, इसका अंधेरा, जब प्रकाश इसको पार नहीं कर पाएगा तो अंधेरा बनेगा कि नहीं। आप कभी भी आइएगा, जब आप कभी धूप में चलते होंगे, ठीक है, तो आप जैसे जैसे इस तरह से हम मान चल रहे हैं, तो हमारा जो बगल में लंबा सा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, नहीं अंधेरा टाइप का दिखाई देता है, वही क्या होता है, छाया होता है। तो इसका क्या होता है, जब प्रकाश इसको पार नहीं कर पाएगा तो ये वाला भाग का यहाँ पर अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, इस तरह का सिर्फ अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा। उस अंधेरा क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, छाया बोला जाता है। ठीक है, जब इस प्रकाश को पार नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसके जस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, अंधेरा क्षेत्र बनेगा, उस अंधेरा क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। अब प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब हम दर्पण के सामने जाएंगे ना, तो हमारा चेहरा क्या होता है, उस दर्पण में दिखाई देता है। तो वह जो चेहरा दिखाई देता है ना, जो हूबहू हमारे समान होता है, वही मेरा प्रतिबिंब है। तो छाया और प्रतिबिंब अंदर समझ में आया? मैं आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि छाया क्या है और प्रतिबिंब क्या है। एक बार फिर समझते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब दर्पण के सामने यानी आईना के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में दिखाई देता है, नहीं। और छाया क्या होता है, तो जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दीजिएगा, तो प्रकाश क्या होता है, उस अपारदर्शी वस्तु से पार नहीं हो पाता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु के कारण उसके पीछे या उसके बगल में क्या हो जाता है, अंधेरा बन जाता है, नहीं अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को हम क्या करते हैं, छाया करते हैं। एक तरह से और समझिए, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, यानी ऐनक है, जो क्या है,
अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, मान चलिए ये भी क्या है आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो प्रतिबिंब में हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्रतिबिंब को परिभाषित आप कैसे कीजिएगा, इसका परिभाषा आप कैसे दीजिएगा। तो परिभाषा इसका होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, इससे प्रकाश आया और टकरा क्या हो गया, परावर्तित हो गया, नहीं, अब फिर यहीं से निकल रहा है और टकरा कर यहाँ इसमें परावर्तित होकर जा रहा है, तो क्या मिला, नहीं ना मिला। तो डिफिनेशन में ध्यान दीजिए क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये जो बना ना, यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। नहीं, देखिए इसमें कम से कम 2 किरण होना चाहिए। प्रतिबिंब जो बनता है ना 2 किरण से बनता है, एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो डिफिनेशन क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण, इससे बिंदु स्रोत इससे प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ पर टकराया, यहाँ से परावर्तन हो गया, ठीक है, ये भी यहाँ से आया, यहाँ टकरा के यहाँ परावर्तन हो गया। ये कहाँ मिला, यही ना मिला, नहीं, यहाँ जो मिला, जो दोनों बिंदु, जो दोनों किरण आपस में जिस बिंदु पर काटती है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नहीं, तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, यहाँ पर मिल जा रहा है, नहीं, मिलती है, उसे यानी उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इसका प्रतिबिंब ये हुआ। ठीक है, अब एक इसमें होता है कि आती हुई प्रतीत होती है, वो कैसे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से ऐसे प्रकाश जा रहा है, ठीक है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ठीक है, और हम आप इस तरह से बढ़ाइए, ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आंख रख के यहाँ पर से हम ताके, तो हमको क्या लगेगा कि जितना भी किरण ये सब जब परावर्तित हो रही है, तो यहाँ से हम बोलेंगे देखिएगा, तो आपको लगेगा कि यार इस तरह से दिख रहा है, नहीं, तो क्या हो रहा है, वास्तव में तो यह जो किरण जा रही है, इस यहाँ से तो नहीं निकल के जा रही है, नहीं, तो हमको लगता है कि यहाँ से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, नहीं, हमको लगता है, हमारी आंखों को लगता है कि यह जो किरण जा रही है यहाँ से जा रही है, नहीं, इसलिए डिफिनेशन आपको बोले हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, नहीं, या आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन आप कैसे दीजिएगा, तो बोलिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, पहला जिसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम जानते हैं डिटेल से कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आगे हम जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा। ठीक है, तो बोलिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यह मेरा कोई दर्पण है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिंदु स्रोत करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या है, प्रकाश जा रही है और यहाँ टकरा कर यहाँ इस तरह से लौटेगी ना, ठीक है, परावर्तन तो होगा नहीं, और एक किरण यहीं से निकल रही है, ऐसे जाकर इस तरह से परावर्तित हो रही है, नहीं, तो ये दोनों किरण जहां पर आपस में टकराती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, ये बिंदु स्रोत इससे प्रकाश किरणें आ रही है कि दर्पण से परावर्तन के बाद, जब ये दर्पण पर परावर्तित होती है, ठीक है,
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो देखिए यहाँ से आया, यहाँ टकरा कर परावर्तित होकर यहाँ मिला, ठीक है, एक किरण यहाँ से गया, ये भी परावर्तित होकर यहाँ मिला, यही ना मिला, ठीक है। बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का, यानी कि उसे इसे उस बिंदु स्रोत का, यानी कि इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, ये भी मान लीजिए कोई दर्पण है, सब देखिए, अभी हम इस दर्पण का नाम नहीं बता रहे हैं, आगे चलिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, सब मालूम चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु स्रोत ले रहे हैं, इससे कोई किरण निकला और इस तरह से परावर्तित हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं से फिर निकला, इस तरह से यह परावर्तित हो रही है, क्लियर। और देखिए अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि कहे यहाँ से आंख लाते हैं अपना, तो यहाँ से देखेंगे, हम पूछेंगे प्रतिबिंब यह किरण कहाँ से आ रही है, तो आप बताइएगा ना, आपको लगेगा कि नहीं यह किरण कहाँ से आ रही है, तो आपको बुझाएगा कि यह किरण यहाँ से आ रही है, नहीं तो यही ना, यहीं से ना आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब ये बना, ये जो बना ना इसका प्रतिबिंब है। तो वही बात यहाँ पर है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जैसे यहाँ परावर्तन बना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो जो किरण परावर्तित हुआ ये सब उधर जा रहा है, तो यहाँ को कहाँ से आती हुई दिखाई देगा, यहाँ से आती दिखाई देगा, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इस बिंदु स्रोत का इसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, नहीं इस, यानी कि यह क्या है, प्रतिबिंब है, किसका, इसका, क्लियर। हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। तो आपसे कभी आपको पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे, तो आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर हम अंतर बताए हुए हैं। तो पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब का, यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यह क्या होता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। दूसरा, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है, यह दर्पण के सामने बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। एक ये होगा समतल दर्पण है, ठीक है। देखिए समतल दर्पण, देखिए एक भाग क्या होना चाहिए, इसका राजनीतिक होना चाहिए, यानी रागा होना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या है, समतल दर्पण है। अब देखिए इसको हम भारतीय भवन, हमारे पास भारतीय भवन का एक बुक है, उसके साथ मैं इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक बिंदु स्रोत है चित्र में, वो एक बिंदु स्रोत है, तो ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम बिंदु ले रहे हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं, यह क्या है, एक बिंदु स्रोत है, ठीक है। और अब इससे जो प्रकाश निकलेगा, देखिए इसे सभी दिशा में प्रकाश निकलेगा, इस तरह से निकलेगा कि नहीं, निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम 2 किरण को ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस किताब के माध्यम से जानते हैं कि यह कैसे होता है। तो चित्र में वो एक बिंदु स्रोत है, यह क्या है, बिंदु स्रोत है, जिसे एक समतल दर्पण एमएमएस के सामने रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम एम मान लिए, ठीक है। तो इसको हल्का बढ़ा देते हैं, एम है, यहाँ एम डैश है, ठीक है, जिसे एक समतल दर्पण एम डैश के सामने रखा गया है। वैसे तो ओ से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है, इस बिंदु स्रोत से क्या होता है, प्रकाश जो निकलेगा तो सभी दिशाओं में निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है, निकलेगा कि नहीं, सभी दिशा में निकलेगा। परंतु चित्र में केवल 2 किरणों का पथ दर्शाया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें 2 किरणों का पथ दर्शाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से इस तरह से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा, इस तरह से लौटेगा, ठीक है। और ये क्या
करेगा जब लंबवत पड़ेगा। एक लंबवत निकल रहा है, एक तिरछा निकला तो अपना उसका निकल गया। एक जब लंबवत निकलेगा तो इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस तरह से ऊपर लौटेगा, ठीक है, लौटेगा कि नहीं, लौटेगा। अब हम आपको कहेंगे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या कभी मिलेगा, तब ये सब चीज नहीं मिलेगा। कैसे, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो किरण तो कभी मिलेगा नहीं। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको अपने नीचे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, आइसक्रीम को ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ जहां मिलेगा वहीं पर क्या बनेगा, इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पथचित्र के दो किरणों का पथ दर्शाया गया, इनमें एक OM दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है। ये O हो गया, यह M है, तो O से क्या हो रहा है, M के की ओर आपतित हो रही है। अतः वह उसी पथ MO में वापस लौट जाती है। फिर जब वह लंबवत आपतित होगी तो क्या उसी पथ पर यानी कि MO पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, यानी ऊपर जाएगी, ए वाला उधर जाएगा। तो ए वाला किरण क्या कभी आपस में मिलेगा, इस तरह से जाएगा, यानी फैलते रहेगा, या मिलेगा नहीं, यानी इसके बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। दूसरी तिरछी किरण OA, ये O है, ठीक है, इसको हम A मानते हैं। दूसरी तिरछी किरण जो OA है, ठीक है, दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चली जाती है। जो कहां चली जाती है, AB दिशा में चली जाती है, ठीक है। हमारी आंख को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर एक किरणें MO तथा AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही है। जैसे हम यहाँ पर आंख रखते हैं और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है, तो हमारे आंख को लगेगा कि यह किरण जो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अगर यहाँ पर आंख रखेंगे तो हम पूछेंगे कि बताइए ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण कहाँ से आ रही है, तो आपको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, लगेगा कि नहीं। तो ही बात यहाँ पे दिया है कि दर्पण से परावर्तित होकर एक किरण दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है। कहाँ से आ रही है, I से आ रही है। यहाँ पर आंख अगर हम देखें तो हमारे आंखों को लगेगा जो परावर्तित किरणें हैं जो ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, नहीं, यही दर्पण के पीछे से आ रही है, ठीक है। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। यह जो ये I है ना, यह O का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। MO और MI की दूरी मापने को हम पाते हैं कि यानी कि MO और MI की दूरी जब आप मापिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, नहीं, यानी कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बाद दिया नीचे, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। तो समतल दर्पण से वस्तु जितना ही आगे रखेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। इस दर्पण में कुछ विशेषता होता है, ये समतल दर्पण में कुछ विशेषता होता है, हम लोग उसको जान जाते हैं। ये प्रतिबिंब की कुछ विशेषता है, ठीक है। क्या है, प्रतिबिंब की कुछ विशेषता है। तो पहला विशेषता क्या है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, काल्पनिक, यानी कि देखिए जो मेन रेखा से नहीं बनता है, यानी कि जो डैश रेखा से बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी इसमें क्या होगा, समतल दर्पण में जैसा वस्तु रखिएगा उसका हूबहू मतलब उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के अपेक्षा सीधा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हम ही आईना के सामने जाएंगे, ठीक है, तो हम जिस तरह से खड़े हैं उस तरह से उसमें भी खड़े रहेंगे। ये नहीं कि मेरा मुंडी नीचे हो जाएगा पैर ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा वैसे। तो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। चौथा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा, यानी कि यह दर्पण है, आप इसके ऊपर जितना ऊपर आप प्रतिबिंब रखिएगा उतना ही नीचे आपका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं। तो प्रतिबिंब यहाँ प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यानी कि दर्पण से वस्तु को आप जितना आगे रखिएगा प्रतिबिंब उसका ही उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। अब पांचवा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब अगर हम बायां हाथ उठा रहे हैं तो हमको दिखेगा कि हम दाहिना हाथ उठा रहे हैं। अगर हम दाहिना हाथ उठाएंगे तो दर्पण दिखेगा कि हम बायां हाथ उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है दर्पण यानी कि मिरर, ठीक है।
अगला टॉपिक हमारा क्या है, दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण किसे कहेंगे, नहीं, देखिए वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित अवस्था दर्पण कहलाता है। ये दर्पण क्या होना चाहिए, एक सतह जो होना चाहिए रजतित होना चाहिए, यानी पेंट होना चाहिए। देखिए यह सतह क्या है, रजतित है, ठीक है, चाहे इस तरह से भी होना चाहिए, नहीं, यानी कोई भी एक भाग क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको दर्पण कहेंगे। अब ऐसा हम इसको ऐसा रख देंगे तो नहीं, ये दर्पण नहीं होगा, ठीक है, ये कांच हो जाएगा। और जब इसी कांच को एक भाग पर रंग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। तो दर्पण में क्या होना चाहिए, एक भाग अवश्य रंगा होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वही बात है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो जैसे देखिए यह जो है ना, ये रजतित भाग है, ये वाला परावर्तक सतह है। जब यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा, उस प्रकाश को परावर्तित कर देगा। तो वही बात लिखा हुआ है, जैसे प्रकाश को परावर्तित कर दे, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित अवश्य, रजतित कहने मतलब एक भाग, यानी कि एक सतह उसका रंगा होना चाहिए, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। हम दर्पण को तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला जिसका नाम है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो आप समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के साथ नाम सुने होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि परवलयिक दर्पण के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि परवलयिक दर्पण क्या होता है। तो दर्पण को तीन भाग में बांट सकते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जानते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। देखिए समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण को आप परिभाषित कैसे कीजिएगा, तो बोलिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलिएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए यह कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, देखिए इसका ऊपरी वाला भाग जो है वो क्या समतल है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक गोला है, यह क्या है, एक गोला है, ठीक है। अगर हम आपको कहें कि इसको बीच बीच काट दीजिए, जब काट दीजिएगा तो ये क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक ऐसे बढ़ जाएगा और एक इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए यह है एक गोला है जिसका भाग क्या है, खोखला है, बीच वाला भाग क्या है, ये खोखले ना है, इसका भाग क्या है, खोखला है, ठीक है। और इसका एक भाग को लेना है, जैसे जब काट देंगे दो भाग हो गए, तो एक भाग हो गया। तो जैसे मान लीजिए इस तरह हम इसको पेंट करिए तब तो यह दर्पण होगा ना। दर्पण में क्या होता है, एक भाग रजतित होता है, ठीक है। अगर इसको हम गोला को जब पूरा करेंगे तो इस तरह से बनेगा कि नहीं, ठीक है। यह क्या हुआ, एक भाग हुआ उसका, गोला का एक भाग हुआ। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो वो देखिए कैसे, तो जब हम इस गोला को कहेंगे इसको बीच में से आप काटिए तो क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर आप हम कहेंगे कि इसके एक भाग को पेंट कर दीजिए, ठीक है। तो भाई सर कहां से पेंट करें, देखिए कभी भी पेंट करेंगे ना हम लोग तो दाहिने साइड वाला को पेंट करते हैं, याद रखिएगा। कभी भी हम पेंट करेंगे या रजतित करेंगे तो दाहिने साइड वाला को, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम दाहिने साइड पेंट कर दिए, ठीक है। इसके भी हम दाहिने साइड को पेंट कर दिए, ठीक है। इसका भी एक भाग रजतित है, इसका भी एक भाग रजतित है। तो जिसका एक भाग अगर रजतित ना होगा तो वह दर्पण नहीं कहलाएगा। तो
दर्पण क्या होना चाहिए, उसका एक भाग रजोतिक अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पहले उत्तल दर्पण। तो देखिए जब गोला को जब दो भागों में बांटिएगा तो वह दो दर्पण में विभक्त हो जाएगा, एक उत्तल एक अवतल। तो उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, उसको जानते हैं। तो उत्तल दर्पण नहीं, क्या हम जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। तो देखिए अभी क्या, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए यह एक दर्पण है, नहीं यह अंदर की ओर क्या है, अंदर से पेंट है, और इसका ऊपरी भाग यानी परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। वही बात कर रहा है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो भाग है ना, यह रजतीय भाग है। कौन भाग है, रजतीय। ये वाला जो ऊपर वाला भाग है परावर्तक सतह है, क्या है, परावर्तक सतह, यानी जो चिकना भाग है वह क्या है, परावर्तक सतह है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहती है, देखिए परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी है, यानी पेट जैसे निकला होता है, नहीं तो जिसका पेट, आप ठीक याद रखिएगा, जिसका पेट निकला होता है वह उत्तल, और जिसका पेट धंसा है वह अवतल। नहीं तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसका अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे मान लीजिए कि यह गोला है, अब हम कहेंगे यहाँ से काटिए, जब यहाँ से काटिएगा तो इतना भाग निकलेगा। ठीक है, अब फिर कहेंगे आप यहाँ से काटिए, तो अब इस तरह से निकलेगा। अब आपको क्या करना है, पेंट करना है, पेंट जिसका एक भाग अवश्य पेंट होना चाहिए। अगर वो पेंट नहीं होगा तो दर्पण नहीं कहलाएगा। तो आप ये सब कहाँ पेंट करें, तो याद रखिए कभी भी पेंट कीजिएगा तो दाहिने साइड कीजिएगा। तो हम दाहिने साइड पेंट कर देते हैं। ठीक है, दाहिने साइड पेंट करने से अपन दर्पण बना। तो देखिए इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला है तो यह उत्तल हो जाएगा, और इसके दाहिने साइड हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। इसका परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा होगा, तो यह अवतल। तो देखिए नाम का उत्तल यानी कि उथल, उत्तल उथल, उत्तल उथल, यानी कि उत्तल दर्पण क्या होना चाहिए, उसका परावर्तक सतह उथल होना चाहिए, अवतल यानी कि उसका उल्टा यानी कि धंसा होना चाहिए। ठीक है, तो यह था हमारा दर्पण। तो दर्पण को हम तीन भागों में बांटे हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण में जाने जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा जाने गोलीय दर्पण, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जैसे यह एक भाग है, खोखले गोले का भाग है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण पर कांच के एक टुकड़े को रजतीय बनाया जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो भागों में बांटा है। जैसे यह गोला है, हम कहेंगे इसको बीच में से काट दीजिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। ठीक है, तो दो भाग बढ़ गया, और हम आपको बोले कि जो पेंट कीजिएगा वो कभी भी दाहिने साइड करेंगे। तो दाहिने साइड करेंगे तो इस तरह से दर्पण बनेगा, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला रहेगा, जिसका पेट निकला रहेगा, जो उठा रहेगा वो उत्तल होगा, और जो धंसा रहेगा वो अवतल होगा। ठीक है, तो उत्तल वाला नहीं है, अवतल है। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन दे दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा बच गया, उसको हम जो हमारा तीसरा बचा हम उस पर चलते हैं। तो आगे हमारा है परवलयिक दर्पण, इसको इंग्लिश में पैराबोलिक क्लियर करते हैं। ठीक है, यह आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपको पढ़ना नहीं है, 10th क्लास वाले को पढ़ना नहीं है, और फिर भी हम इसको क्या किए हैं, बता दिए हैं। तो जानिए, आइए हम जान भी जाइए नॉलेज किसी चीज का होता है वह कभी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यानी क्या बोलेगा, वह दर्पण जो पूर्णतः क्या गोलीय नहीं होता है तो परवलयिक दर्पण कहलाता है। जैसे दर्पण देखिए ये पूरा गोल नहीं है, इस तरह से तो ये पूरा गोल है, नहीं ये पूरा गोल नहीं है। ठीक है, तो यह कैसा दर्पण है, यह आपका परवलयिक दर्पण है। आगे हम जान जाते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं कि ध्रुव क्या होता है, पोल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायः P से शुरू किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको यहाँ से बीच से हम काट रहे हैं, मान के चलिए। ठीक है, तो हम क्या आपको बताए हैं कि इसमें आपको क्या करना है, दाहिने भाग से पेंट करना है। ठीक है, आप इसे पेंट कर दिए, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः से शुरू किया जाता है, क्या बोलना है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। देखिए यह दर्पण है, ये भी एक दर्पण, इसका मध्य बिंदु यही ना हुआ, और इसका मध्य बिंदु ये हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। इसको हम लोग P से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम दोनों वक्रता के, मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। ठीक है, तो जैसे यह दर्पण है, इसको हम कहें पूरा कीजिए, तो यह गोला का भाग है कि नहीं है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का पता केंद्र करते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, ठीक है, हम कहेंगे इसको पूरा कीजिए, जब इसको पूरा कीजिएगा तो इस तरह कीजिएगा नहीं, तो यह गोला पूरा होगा तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, इस गोला का एक केंद्र होता है, यही ना है केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे प्राय सी से सूचित किया जाता है, तो यह क्या होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। आगे आइए वक्रता त्रिज्या, तो दिया दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह केंद्र हो गया और यह ध्रुव हो गया, तो केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी ये जो है ना, इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी केंद्र से यहाँ तक की दूरी, इसको परिधि भी बोलिए, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग r से डिनोट करते हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद है मुख्य अक्ष, तो दर्पण के ध्रुव, क्या बोला है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो देखिए यह प्रधान, यह क्या है, प्रधान अक्ष है और यह केंद्र, तो इसको यही ना रेखा मिला रहा है, ठीक है। तो यह जो रेखा मिला रहा है इसी को हमको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। देखिए वक्रता त्रिज्या में अंतर, देखिए आप कहिए सर मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या में, देखिए इस सब में अंतर है। देखिए क्या कहा, दर्पण के ध्रुव में वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी कि देखिए यह केंद्र है और दर्पण का ध्रुव है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ पर है मुख्य अक्ष, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, तो कौन रेखा को, सरल रेखा को या सीधा रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यह ध्रुव हो गया एक केंद्र, इसको यह जो सीधी रेखा मिला रही है इसी को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। तो ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एक चीज और हमारा बच गया फोकस, तो थोड़ा फोकस के बारे में बात कर लेते हैं। यही अलग होता है, उत्तल दर्पण का फोकस अलग होता है और अवतल दर्पण का फोकस अलग होता है, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, यह हमारा प्रधान अक्ष हो गया, यह हमारा फोकस है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे, यहाँ फोकस मानिए अभी हटाइए, तो हम बोलते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, यहीं से मिला है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो क्या कैसे बोलिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखिए दर्पण से परावर्तन पर यही ना मिला, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ये गया यहाँ से और यह परावर्तित होकर यहाँ यही ना मिला, यह क्या होगा, फोकस है। यह किसमें हुआ, तो यह कौन दर्पण था, अवतल में। अवतल में क्या होता है, उत्तल देखिए क्या होता है, तो यह जाएगा और इस तरह से लौटता है, नहीं तो अब इस तरह से लौटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देते हैं। तो हमारी जब हम आंख पे यहाँ से देखेंगे ना, ये जो किरण है हमको यहाँ से दिखाई देता है, इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के आती समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के आती समांतर किरणें, ऐसे बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। नहीं तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के आती समांतर किरणें, मुख्य अक्ष से चाहे किसी बिंदु स्रोत से करिए, तो मुख्य अक्ष के आती समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है वह किसका फोकस होता है, वह अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं।